गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो 12 लेकर के मिल रहे हैं। आज आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आ रही हो समझने का, या कोई प्रश्न हो, या कोई साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर या व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्मेशन दें, आप मुझे इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग का ये जो YouTube के माध्यम से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये अभी कुछ दिन तक चलेगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत हद तक इम्प्रूव की जाए, थोड़ा उसका लेवल बढ़ाया जाए। इसीलिए आपका कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसको आप मुझे बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सब लोग घर पर मेहनत करें, पढ़ाई जारी करें, क्योंकि आप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करेंगे तो ये अभी बहुत ज़्यादा लंबा दिन तक जाने वाला है। इसीलिए आप पढ़ाई जारी करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दें विधिवत, और मेहनत करने की कोशिश करें। वीडियो के माध्यम से पढ़ना स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा मेहनत है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप जारी कर दें, स्टार्ट कर दें पढ़ाई। तो हम लोग आज बात कर रहे थे कल पिछला क्लास में अपवर्तनांक के बारे में, तो आज हम लोग उसी अपवर्तनांक की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अपवर्तनांक क्या है? तो शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिस माध्यम में हमने प्रकाश की चाल की बात की, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एग्जाम्पल समझें, शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर होगा जल का अपवर्तनांक, जैसा कि हम पिछला क्लास में बताए थे। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक एवं विमा नहीं होता है, यह एकमात्र संख्या होता है। अपवर्तनांक एकमात्र संख्या होता है, इसका कोई मात्रक एवं विमा नहीं होता है। हमने अपवर्तनांक के गुण के बारे में पिछला क्लास में चर्चा की कि अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम माना जाएगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा। हम 2 माध्यम लेंगे, उन दोनों में से जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसको विरल कहेंगे, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसको सघन कहेंगे। तो उसके आगे हम बात कर रहे थे कि सघन माध्यम में वेग का मान घट जाता है और विरल माध्यम में वेग का मान बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर हम बताए थे पिछला क्लास में कि अलग अलग माध्यम में वेग का मान अलग अलग होता है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि सघन माध्यम में वेग का मान घट जाता है और विरल माध्यम में वेग का मान बढ़ जाता है। यहाँ तक हम पिछला क्लास में बात किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक बराबर एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहे थे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8539915929। एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 1μ2 = V1/V2। V1 हो गया पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल,
V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो 1μ2 बराबर V1/V2। अब हम इस सूत्र को थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1μ2 इक्वल टू V1/V2 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं हम, C/V2 बटा C/V1। 1μ2 इक्वल टू C/V2 बटा C/V1। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा चल जाएगा ऊपर, यानी V1 चला गया ऊपर और C रह जाएगा यहीं पर, तो C और C कट जाएगा, तो फिर से V1/V2 हो जाएगा। यानी जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन यहाँ भी है। जहाँ C क्या है तो आप जानते होंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। अब हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और शून्य में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और आपको तो पता ही होगा, हम कल बताए थे कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर होगा जल का अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर होगा कांच का अपवर्तनांक। तो ठीक उसी तरह शून्य में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं 1μ2 इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब μ2 बटा पहले माध्यम प्रकाश की अपवर्तनांक, पहले माध्यम में अपवर्तनांक, तो आपका हो जाएगा μ1। यानी 1μ2 इक्वल टू μ2/μ1। ये भी आपका एक सूत्र हुआ। एक सूत्र आपका यहाँ हो गया 1μ2 इक्वल टू V1/V2, एक सूत्र हो गया 1μ2 इक्वल टू μ2/μ1। ये सूत्र आपका बहुत ही काम का है। आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि 1μ2 है तो μ2/μ1 होगा, यानी जो यहाँ है वो पहले ऊपर होगा, जो यहाँ है वो नीचे होगा। इसको आप ऐसे ही ध्यान रखें कि उल्टा होगा। 1μ2 इक्वल टू μ2/μ1। 3μ4 होगा तो μ4 ऊपर होगा, μ3 नीचे हो जाएगा। जैसे हम बात करें WμG, तो आपका μg हो जाएगा ऊपर और μw हो जाएगा नीचे। जो यहाँ है वो ऊपर होगा, जो यहाँ है वो नीचे होगा। ये हमारा एक अपवर्तनांक का गुण हुआ। हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि 1μ2 इक्वल टू, जस्ट अभी आपने देखा V1/V2, 1μ2 इक्वल टू V1/V2। तो V1 क्या है तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, V2 क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। जस्ट अभी आपने अगला पॉइंट देखा था। तो 1μ2 इक्वल टू V1/V2, V1 क्या है तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, V2 क्या है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो 1μ2 इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है V बराबर n इंटू लैम्डा, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। V बराबर n इंटू लैम्डा, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो पहले माध्यम में वेग बराबर पहले माध्यम की आवृत्ति गुना पहले माध्यम का तरंग दैर्घ्य, पहले माध्यम में आवृत्ति गुना पहले माध्यम का तरंग दैर्घ्य बाटा दूसरे माध्यम की आवृत्ति गुना दूसरे माध्यम का तरंग दैर्घ्य। पहले माध्यम का वेग बराबर पहले माध्यम की आवृत्ति गुना पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य, और दूसरे माध्यम के वेग बराबर दूसरे माध्यम में आवृत्ति गुना दूसरे माध्यम का तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पर एक सवाल है, यदि आपको सवाल वो पकड़ में आ गया हो, जिन बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है, जिनको पकड़ में नहीं आया वो थोड़ा सा फोकस करें और पढ़ाई पर मेहनत करें कि N1 और N2 नहीं होगा। पहले माध्यम में आवृत्ति गुना पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य, दूसरे माध्यम में आवृत्ति गुना दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य, तो N1 और N2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि याद कीजिए हम कल बताए थे पिछला वीडियो में कि जब
प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह करके बताए थे। इसीलिए N1 और N2 नहीं होगा, N ही रहेगा। तो जिन बच्चों को ये सवाल पकड़ में आ गया था वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको पकड़ में नहीं आया उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो आवृत्ति कट जाएगा तो 1 μ2 इक्वल टू λ1 बाई λ2। 1 μ2 इक्वल टू λ1 बाई λ2, यानी 1 μ2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य, पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बटा दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य, पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बटा दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य। 1 μ2 इक्वल टू पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य बटा दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य। इस तरह से 1 μ2 का आपका एक तीसरा सूत्र हुआ। तो 1 μ2 बराबर v1 बाई v2, 1 μ2 बराबर μ2 बाई v1 और 1 μ2 बराबर λ1 बाई λ2। ये अभी तक आपने 1 μ2 का 3 सूत्र देखा। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1 μ2 गुना 2 μ3 गुना 3 μ4 गुना 4 μ5 इक्वल टू होता है 1 μ5। 1 μ5 इस चेन को समझें, 1 2 2 3 3 4 4 5। यदि इस तरह से चेन मिले तो शुरू वाला और लास्ट वाला हो जाएगा, तो 1 μ5 हो गया। 1 μ2 गुना 2 μ3 गुना 3 μ4 गुना 4 μ5, तो हम लिख सकते हैं 1 μ5। अब ये कैसे आया हम उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। अभी जस्ट सूत्र पढ़ा रहे थे कि उल्टा होगा, नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे। तो 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, 2 μ3 को लिख सकते हैं μ3 बाई μ2, 3 μ4 को लिख सकते हैं μ4 बाई μ3, 4 μ5 को लिख सकते हैं μ5 बाई μ4। तो μ2 से μ2 कटेगा, μ3 से μ3 कटेगा, μ4 से μ4 कटेगा, तो आपका बच गया μ5 बाई μ1। अभी जस्ट आपने सूत्र देखा था कि 1 μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, मतलब जो नीचे है वो यहाँ होगा और जो ऊपर है वो यहाँ होगा। तो उस सूत्र के आधार पर हम μ5 बाई μ1 को लिख सकते हैं 1 μ5। कुल मिलाकर 1 μ2 गुना 2 μ3 गुना 3 μ4 गुना 4 μ5 इक्वल टू 1 μ5। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। हम अगला पॉइंट देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1 μ2 गुना 2 μ3 गुना 3 μ4 गुना 4 μ1 इक्वल टू 1। इसको आप कैसे याद करेंगे कि यदि इस तरह का चेन आगे बढ़ रहा हो, लगातार चेन हो और शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर हो, लगातार चेन हो और शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर हो, तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे होगा। तो 1 μ2 को लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, 2 μ3 को लिख सकते हैं μ3 बाई μ2, 3 μ4 को लिख सकते हैं μ4 बाई μ3 और 4 μ1 को लिख सकते हैं μ1 बाई μ4। अब देखिएगा μ2 से μ2 कटेगा, μ3 से μ3 कटेगा, μ4 से μ4 कटेगा और ये μ1 से μ1 कट जाएगा। सब कट गया, सब कट गया तो 1 हो गया। इस तरह 1 μ2 गुना 2 μ3 गुना 3 μ4 गुना 4 μ1। अब जरूरी नहीं कि 4 तक रहेगा, ये लगातार चेन कहीं तक जा सकता है। आपको बस यही ध्यान देना है कि चेन लगातार है और शुरू वाला और लास्ट वाला बराबर है, तो कट करके 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1 वो हमने आपको दिखा दिया।
अब यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1μ2 गुना 2μ1 इक्वल टू 1। देखिए तो लगातार है कि नहीं, 1μ2 गुना 2μ3 होना चाहिए तो 1 है, तो शुरू वाला लास्ट वाला बराबर है तो 1 हो गया। कैसे वो 1, यदि इसको भी आप देखना चाहते हैं तो 1μ2 को लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 और 2μ1 को लिख सकते हैं μ1 बाई μ2। उल्टा, जो यहाँ रहता है वो ऊपर होता है, जो यहाँ रहता है वो नीचे होता है। तो 1μ2 को μ2 बाई μ1 और 2μ1 को μ1 बाई μ2। μ2 से μ2 कटेगा, μ1 से μ1 कटेगा तो 1 हो गया। तो एक रिलेशन आपका ये निकला और एक रिलेशन आपका ये है। अब हम यहाँ पर 1μ2 गुना 2μ1 से एक नया फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1μ2 गुना 2μ1 इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल टू 1 बाई 2μ1, यानी जो गुना में है वो भाग में आ गया। तो 1μ2 इक्वल टू 1 बाई 2μ1। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सही तो बड़ा आसान है, तो कोई जानता है कि गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में ही होगा, लेकिन जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल होगा तो आपको ये टफ लगेगा और डिस्टर्ब करेगा हमेशा। इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। 1μ2 इक्वल टू 1 बाई 2μ1, यानी यदि आप 1μ2 लिखा हुआ है तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखना चाहते हैं तो आपको 1 बटा में करके लिखना होगा। फिर से एक बार समझें, 1μ2 लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि 2μ1 लिखें, तो 2μ1 आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1 बटा में करके लिखना होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें, 1 बटा में करके लिखना होगा। एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे aμg लिखा हुआ है 3/2, aμg दिया हुआ है 3/2, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, मुझे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है gμa। दिया है प्रश्न में aμg, लेकिन हमें इस्तेमाल करना है gμa। तो gμa का तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम 1 बाटा में करके लिखेंगे। तो 1 बाटा में जैसे ही करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बाटा 3/2, यानी ये मेन बाटा हो गया तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो होगा 2/3। aμg बराबर 3/2, तो gμa बराबर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1μ2 को 2μ1 हम तब ही लिख सकते हैं यदि हम 1 बाटा में करके लिखें। इसी तरह से मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं न्यूमेरिकल मिला gμw, gμw का मान लीजिए आपको दे दिया 9/8, और हम चाहते हैं कि wμg लिखें, हम चाहते हैं कि wμg लिखें, तो wμg लिखना होगा तो 8/9 हो जाएगा, पलट जाएगा। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो एक इस प्रकार अभी हम देखेंगे कि 1μ2 के हमारे पास कितने सूत्र हो चुके हैं। तो 1μ2 बराबर v1/v2, 1μ2 बराबर λ1/λ2, 1μ2 बराबर μ2/μ1 और 1μ2 बराबर 1/2μ1। तो अभी हम सभी पॉइंट्स पढ़ा दिए और उन सभी पॉइंट को एक जगह हमने कर दिया। तो जो लोग इस तरह से चीज़ें सोच पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि 1μ2 के अभी हमारे पास 4 सूत्र हो चुके हैं, बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे। तो यदि आप ध्यान नहीं दिए हैं कि 4 सूत्र मेरा हो गया, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोग अपवर्तनांक से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बाटा आभासी गहराई। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बाटा आभासी गहराई। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बाटा आभासी गहराई,
कैपिटल एच बटा स्मॉल एच। अब आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अपवर्तनांक में वास्तविक गहराई जब भी होगा ऊपर होगा और आभासी गहराई नीचे होगा। कभी कभी जब दिन पड़ता है तो यहाँ पर अपवर्तनांक में ए म्यू डब्ल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी होगा तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर ही होगा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है तो वाटर जल, ए क्या है तो एयर हवा वायु। तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर कैपिटल एच बटा स्मॉल एच, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आदमी जब याद करता है तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि वास्तविक गहराई ऊपर लिखें कि आभासी गहराई ऊपर लिखें, क्योंकि याद करते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दें, शायद आप जानते भी होंगे कि जब कुआं में या किसी आहर पोखर में देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो तल है, जो निचला तल है, वो लगता है कि ऊपर ही है, ज्यादा गहरा नहीं है। कुएं को आप ध्यान देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा गहरा है, लगता है कि बस ये तो थोड़ा सा तो गहरा है, थोड़ा सा तो पानी है। यानी कुल मिलाकर आभासी गहराई कम महसूस होता है वास्तविक गहराई से। यानी यदि वास्तविक गहराई 10 फीट है तो आपको आभासी गहराई 10 फीट से कम महसूस होगा। आपके कुएं की जो गहराई दिखाई देगी वो 10 फीट से कम दिखाई देगी। यानी वास्तविक गहराई जब भी होगा आभासी गहराई से अधिक होगा। इसीलिए कभी कब कुआं में देखें या कहीं आर पोखर में तो बिना मैंने जैसे देख करके आपको लगेगा तो उसके हिसाब से छलांग मत मार दीजिएगा, तैरने नहीं आता हो तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक गहराई कुछ और होता है और जो दिखाई देता है वो कम दिखाई देता है। यानी वास्तविक गहराई हमेशा आभासी गहराई से अधिक होगा। तो यदि मान लीजिए कुआं की गहराई वास्तविक 10 फीट है और आभासी गहराई आपको 8 फीट होगा तो भाग देंगे तो अप्रोक्स 12/96 यानी 1.2 आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वास्तविक गहराई आभासी गहराई से ज्यादा होती है और आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है। तो यदि हम आभासी गहराई ऊपर रख देते हैं 8, गलती से मान लीजिए किसी दिन गलत याद हो गया तो आभासी गहराई ऊपर हो गया 8 और वास्तविक गहराई नीचे हो गया 10, तो भाग देंगे तो 0.8 होगा। और आपको शायद पता होगा, कल बताए थे कि अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, यानी 0.8 नहीं होगा। यानी आभासी गहराई बटा वास्तविक गहराई पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप याद करें तो जरूर ध्यान रखें कि वास्तविक गहराई ज़्यादा होता है, आभासी गहराई कम होता है। यदि आप ये ध्यान रखते हैं तो ये सूत्र याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब विद्यार्थी लोग याद करते हैं तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वास्तविक गहराई ऊपर रखें कि आभासी गहराई ऊपर रखें। तो यदि आप ये ध्यान रखते हैं कि वास्तविक गहराई का मान ज़्यादा होता है, आभासी गहराई का मान कम होता है, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार अपवर्तनांक से रिलेटेड हमारे सभी पॉइंट्स समाप्त हुए। एक बार फिर से हम लोग अपवर्तनांक शुरू से सुनते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं जिस माध्यम में आपने बात की थी। यानी शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल बराबर जल का अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर कांच का अपवर्तनांक। इसके बाद अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर C/V। C क्या है तो शून्य में प्रकाश की चाल, V क्या है तो माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का एक और परिभाषा कल हम बताए थे, याद होगा कि दिए गए तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक एवं विमा नहीं होता है, यह एक मात्र संख्या होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, 1 से कम अपवर्तनांक पॉसिबल नहीं है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल हो जाएगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन हो जाएगा। 2 माध्यम लेंगे, उनमें से जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम है और विरल माध्यम में वेग अधिक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम होता है और सघन माध्यम में वेग कम होता है। इसके बाद हमने कुछ सूत्र बताया। 1μ2 बराबर V1/V2, 1μ2 बराबर λ1/λ2
1 म्यू टू बराबर म्यू टू बाई म्यू वन और 1 म्यू टू बराबर 1 बाई 2 म्यू वन। इसमें से ये जो दो सूत्र है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि 1 म्यू टू यानी जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो यहाँ है वो यहाँ लिखा जाएगा। जरूर नोटिस कीजिएगा इस बात को। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट था कि 1 म्यू टू बराबर यदि आप चाहते हैं कि नीचे वाला जो 2 यहाँ है उसको ऊपर लिखें और 1 जो यहाँ है उसको नीचे लिखें, तो आपको 1 बटा में करके लिखना होगा, मतलब पलट देना होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया कि मान लीजिए कहीं जी म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 8/9, 9/8 या 8/9 और हम चाहते हैं कि डब्ल्यू म्यू जी लिखें, डब्ल्यू म्यू जी लिखें तो आपको 9/8 करना होगा, यानी पलट देना होगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये रही अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अभी हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण मतलब हमारे आसपास में कुछ प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं, हम लोग उसको समझेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला उदाहरण जो बहुत पहले से आप जानते होंगे कि जल में छड़ी को टेढ़ा दिखाई देना। जल में कोई छड़ी है, छड़ है, कोई बर्तन गाँव अपने घर में देखिएगा किचन में कोई कलछुल या छोलनी जो भी होता है वो जो है चम्मच आप देखें वो तिरछा हो जाता है, मुड़ा हुआ थोड़ा दिखाई देगा। तो मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो जल में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद कुएं की गहराई कम प्रतीत होना। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि कुआं का गहराई कम प्रतीत होता है, कम महसूस होता है। तो कम प्रतीत होना भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। फिर से एक बार, प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण हो गया जल में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा उदाहरण हो गया कि कुएं की गहराई कम प्रतीत होना। तीसरा उदाहरण हो गया सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना। सिक्का जो है यदि आप पानी में डालिएगा तो सिक्का थोड़ा सा अपनी जगह से उठा हुआ दिखाई देता है, तो सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। थोड़ा सा तारों के टिमटिमाने के बारे में बता दें। तारों का टिमटिमाना केवल प्रकाश के अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन भी होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन भी होता है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन दोनों को मिला करके तारे टिमटिमाते हैं, यानी दोनों घटनाओं का मेल है तारों का टिमटिमाना। तो खैर, जल में छड़ी का टेढ़ा हुआ दिखाई देना, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, और एक और इंपॉर्टेंट समझिएगा, वास्तविक दिन की लंबाई आभासी दिन की लंबाई से बड़ी होती है। यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, छोटी होती है। यानी जो हमारा एक्चुअल दिन है, एक्चुअल दिन यदि 10 घंटा का है तो जो वास्तविक दिन है वो 12 घंटा का हो, आभासी जो दिन है वो 12 घंटा का होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल दिन होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम दिन कहेंगे, एक दिन हमारा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक हमारा हुआ, तो ये यदि 10 घंटा का है तो जो हमें दिखाई देता है वो 10 घंटा से अधिक का दिखाई देगा। तो वास्तविक दिन की लंबाई आभासी दिन की लंबाई से छोटी होती है। अब ये कैसे होता है, इन चारों एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बर्तन है और बर्तन में जल भरा हुआ है, जल में हमने ये छड़ी डाल दिया, ये हमने जल में छड़ी डाल दिया, तो यहां से प्रकाश किरण निकला, ये प्रकाश किरण निकला, हमें हमारा आंख यहां यदि मान लीजिए है तो यहां से प्रकाश किरण निकला तो ये जाता सीधा, लेकिन चूंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो ये अविलंब से दूर भागेगा। यानी जो ये इसका रियल रास्ता था वहां ना जा करके ये तो अविलंब से दूर भाग गया, तो ये इधर चला गया। फिर से बार समझे, ये छड़ी हमने डाल दिया तो यहां से प्रकाश किरण निकला तो ये सीधा जाता, सीधा, तो यहां तक तो सीधा गया क्योंकि जल है, लेकिन यहां से माध्यम चेंज हो गया, यहां से हवा हो गया। अब प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, और अविलंब से दूर भागती है तो इधर चला गया, इधर चला गया। तो अब इस व्यक्ति को जो है
ये छड़ी यहाँ से प्रकाश किरण आता हुआ दिखाई देगा, यानी छड़ी आपका यहाँ दिखाई देगा, उस टेढ़ा दिखाई देगा, यहाँ से ये मुड़ गया। कुल मिलाकर के यहाँ तक तो सीधा रहेगा, उसके बाद ऐसे दिखाई देगा, यानी टेढ़ा दिखाई देगा। रियल में यहाँ था लेकिन अब उसको यहाँ से दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर फिर से एक बार, छड़ी से प्रकाश किरण निकला, यहाँ से प्रकाश किरण सीधा जा रहा था, लेकिन सीधा जाने के बजाय मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, तो अविलंब से दूर भागा तो प्रकाश किरण अब यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कहा गया कि छड़ी जो है हमारा मुड़ गया। छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। सेम एग्जाम्पल, यही कारण होगा सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। अब समझने की कोशिश करें, जैसे ये हमारा प्रकाश किरण है, सॉरी जल है, और जल की गहराई में यहाँ सिक्का रखा हुआ है, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकला, तो प्रकाश किरण निकला तो ये सीधा जाता, तो सीधा जाने के बजाय चूंकि विरल माध्यम में गया तो अविलंब से दूर भाग गया, तो अविलंब से दूर भागा तो ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यानी उस व्यक्ति को सिक्का यहाँ दिखाई देगा। जो सिक्का रियल में यहाँ था वो सिक्का उसको यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, मैंने प्रकाश यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब सिक्का उसको यहाँ दिखाई देगा। फिर सही बात, सिक्का यहाँ है, प्रकाश किरण यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला तो प्रकाश सीधा जाता तो यहाँ उसको ठीक दिखाई देता, लेकिन चूंकि सीधा गया नहीं, सघन से विरल में गया तो अविलंब से दूर भागा, अविलंब से दूर भागा तो प्रकाश किरण यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया, यानी व्यक्ति को सिक्का जो है यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी वस्तु से प्रकाश जब टकरा के आती है हमारी आंखों पे तो ही वस्तु दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति को प्रकाश जो है यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सिक्का उसको यहाँ दिखाई देगा। सिक्का यहाँ दिखाई देगा तो सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीज कुएं की गहराई से भी है, कुआं की गहराई यहाँ है, उसका सतह यहाँ है, सतह यहाँ है, तो प्रकाश किरण यहाँ से निकला तो मुड़ गया तो अब उसको सतह यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो गहराई इतना था अब उसको गहराई इतना ही महसूस हो रहा है, तो वास्तविक गहराई इतना था लेकिन महसूस उसको इतना ही हो रहा है, तो आभासी गहराई कम है, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होती है। सेम चीज है दीन वाला में भी। दीन वाला में क्या होता है समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी का कंडीशन है और सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो सूर्य से प्रकाश किरण निकला तो जैसे ही हमारे वायुमंडल में गया तो ये घूम गया, थोड़ा अपनी सतह से मुड़ गया, तो ये अब जो है प्रकाश यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यानी जो सूर्य यहाँ है उस व्यक्ति को सूर्य यहाँ दिखाई देगा, तो सूर्य यहाँ दिखाई देगा मतलब सूर्योदय हो चुका है, जो कि रियल में सूर्योदय नहीं हुआ अभी, सूर्य तो अभी यहीं पर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सूर्य आपको दिखाई देने लगा यहाँ पर, यानी सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय हो गया। सेम चीज सूर्य यहाँ डूब भी जाता है, सूर्य यहाँ पहुंच गया, फिर भी अभी भी आपको सूर्य यही दिखाई देगा, सूर्य यहाँ जा चुका है, डूब गया है, फिर भी आपको यही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा, इसका मतलब अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के सूर्योदय होने से पहले ही आपका दिन स्टार्ट हो गया, पहले ही दिन स्टार्ट हो गया, और सूर्यास्त होने के बाद भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी आपका दिन है। इसीलिए कह रहा है कि वास्तविक दिन की लंबाई कम होती है, सूर्योदय हुआ भी नहीं दिन स्टार्ट हो गया, तो पहले ही स्टार्ट हो गया तो फायदा हो गया, और सूर्यास्त होने के बाद भी दिन अभी भी है तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। तो इसीलिए कहता है कि वास्तविक दिन छोटा होता है, लेकिन जो हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग को महसूस होता है वो बड़ा महसूस होता है। तो आभासी दिन की लंबाई वास्तविक दिन की लंबाई से जो है बड़ी होती है। ये रहे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, वास्तविक दिन की लंबाई जो है आभासी दिन की लंबाई से छोटी होती है। यह हमारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना भी है, लेकिन तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों घटनाओं का मेल होता है, क्योंकि रास्ते में माध्यम बार बार चेंज होते हैं। तो कभी तारा जो तारा यहाँ है कभी वो तारा यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश किरण जैसे जैसे मुड़ेगा इधर उधर तो कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तारे जो है वही तारा है, लेकिन कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो हम लोग कहते हैं कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्य कभी यहाँ है, क्योंकि सूर्य वास्तव में यहाँ है लेकिन फिर यहाँ दिख रहा है, फिर से चेंज हो जाएगा तो फिर कहीं और दिखेगा।
फिर से माध्यम चेंज होगा तो कहीं और दिखेगा। तो वायुमंडल में बार बार माध्यम चेंज होते हैं तो तारे जो है अलग अलग जगह पर दिखाई देना शुरू करते हैं, तो तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में हुआ। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग और अवतल दर्पण के प्रयोग। आप जानते होंगे उत्तल दर्पण के उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है, कारण हम बता चुके हैं। और रोड लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट कहते हैं, स्ट्रीट गली होता है तो रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग के बारे में बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े होंगे आप लोग हजामती दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि देखने में भी, ऑपरेशन थिएटर में भी देखे होंगे बड़ा सा लाइट नीचे लाया जाता है, तो या डॉक्टर लोग जो है आप देखे होंगे सर के ऊपर से लगा करके लाइट एक तरह का, और आपके चेहरे मैंने कान में या नाक में जो है देखता है लोग, तो अवतल दर्पण ही वो होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण में भी होता है, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला आदि की जांच में भी होता है। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण और डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला आदि देखने में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में और रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट में होता है। तो इस तरह से हमारा अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, अपवर्तनांक और प्रकाश के अपवर्तन हमारा समाप्त हुआ। यहाँ से हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तक जो टॉपिक पढ़े हम कह सकते हैं कि वो सेकेंड ईयर में विशेष नहीं है, उसमें से कहीं कहीं का कुछ पॉइंट आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे। इस्तेमाल थ्योरी में है वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एग्जाम में पूछे जाएंगे या यहाँ से आपका एग्जाम का पेपर स्टार्ट होगा। तो खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।